हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो वन शॉट डिस्कस करने वाली हूँ वो है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड का वन शॉट। ये जो वन शॉट है इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है इस चैप्टर के, और नेक्स्ट वन शॉट आपको किस चैप्टर पे चाहिए वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। तो और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एंड बीएससी सिक्स सेमेस्टर के मैं ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स के वन शॉट डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगर आपको नेक्स्ट वन शॉट चाहिए तो जिस भी चैप्टर पे आपको वन शॉट चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वन शॉट आपको उसी चैप्टर पे मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ये लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी एक तरीके से कह सकते हैं पॉलीमर्स होते हैं। इनकी जो मोनोमर यूनिट होती है या फिर बोलूँ जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स, एंड हैंस सम टाइम न्यूक्लिक एसिड्स आर रिलेटेड टू एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो एक पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी एक पॉलीमर होता है बड़ा। तो ये जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ये इनकी मोनोमर यूनिट की बात करें या फिर इनकी एक रिपीटिंग यूनिट की बात करें तो वो है न्यूक्लियोटाइड्स। उनसे रिपीट हो के क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। अब देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। एंड क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन में भी न्यूक्लिक एसिड को यूज़ किया जाता है। इट हैज़ ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन स्टडीज़ रिगार्डिंग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड में ना डीएनए एंड आरएनए आता है, और आपको पता है कि ये क्या होता है, हमारे डीएनए क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि क्या होते हैं कि पेरेंट्स से ऑफिस स्प्रिंग के पास क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर या फिर बोले कि कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स चले जाते हैं। जैसे वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से कॉपी होते हैं, वो आगे का प्रोसेस है। बट फिलहाल इतना समझिए कि ये क्या करता है कि ये मतलब क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ किए जाते हैं और बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किस में, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स में, क्योंकि ये क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो डीएनए एंड आरएनए टू मेजर टाइप्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए एंड आरएनए होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनहेरिटेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। यानी वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जो जो जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि वन जनरेशन से जो अदर जनरेशन्स में जो जेनेटिक कैरेक्टर, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ये क्या है, इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस किस से मिलकर के बना है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 पार्ट्स से मिलकर के बना होता है। अब जो 3 पार्ट्स होते हैं उनमें एक होता है पेंटोज शुगर, सेकेंड होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप हो सकते हैं, एंड थर्ड है उसमें नाइट्रोजिनस बेस। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर के क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। यानी कि अभी मैंने आपको बोला न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप्स हो सकते हैं। अब अगर उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया जाए, यानी अगर यहाँ से हमने फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया तो फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। यानी फिर इसको हम न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेंगे, इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। यहाँ पर TIDE है और यहाँ पे SIDE है, तो इन दोनों के बीच में ये मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि विदाउट एनी फॉस्फेट ग्रुप जो हमें न्यूक्लियोटाइड मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पर है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी अब हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट की बात करते हैं। अब जैसे हमने वही देखा था पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसमें पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, इसके अलावा फॉस्फेट
ग्रुप्स होते हैं। ये बात की थी हमने। अब देखिए पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, 5 कार्बन शुगर होती है, यानी इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ ऑलरेडी इसके नेम से ही क्लियर है कि पेंटोज का मतलब पेंट में कितने कार्बन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आर 5। तो पेंटोज शुगर में कितने कार्बन्स होंगे, 5 कार्बन्स होंगे। इन केस ऑफ आरएनए इट इज़ राइबोस। राइबोस के केस में अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या होता है, राइबोस। ये राइबोस होती है, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ डीएनए इट इज़ डीऑक्सीराइबोस। यानी कि अगर डीएनए के केस में बात कर रहे हैं तो ये डीऑक्सीराइबोस होती है, एंड आरएनए के केस में बात करें तो ये राइबोस होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं 5 कार्बन शुगर की। तो अब आपको पता है कि जो डीएनए है उसकी फुल फॉर्म क्या थी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो शुगर प्रेजेंट है वो कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या थी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट है वो क्या है, राइबोज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजिनस बेस। अब देखिए नाइट्रोजिनस बेस की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें एक या दो रिंग्स हो सकती हैं दैट इंक्लूड नाइट्रोजन एटम, जिनमें कि आपको नाइट्रोजन एटम मिलेगा। यानी कि नाइट्रोजिनस बेस जो है वो क्या करता है, रिंग को कंटेन करता है, एक या दो रिंग को कंटेन करता है, और जिसमें कि नाइट्रोजन एटम आपका इंक्लूड होगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस की अगर हम बात करें तो मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। पहला होता है पिरिमिडीन टाइप का और दूसरा होता है प्यूरिन। पिरिमिडीन जो होता है इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें सिर्फ सिंगल रिंग प्रेजेंट होगी। और पिरिमिडीन के एग्जाम्पल में आता है थायमिन, जिसको कि हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आगे बहुत काम में आने वाला है। ये जो मैं आपको नेम बता रही हूँ सारे, थायमिन, साइटोसिन जिसको कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो तीनों आते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में आते हैं, पिरिमिडीन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस बेस है वो है प्यूरिन। प्यूरिन जो है ये लार्जर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी इसमें डबल रिंग इंक्लूड रहती हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन को हम ए से प्रेजेंट करते हैं और गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए पिरिमिडीन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द सिंगल रिंग, एंड अगर हम प्यूरिन के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे डबल रिंग है, यानी सिंगल रिंग नहीं है, यहाँ पे 2 रिंग इन्वॉल्व है। तो ये जस्ट बात हुई नाइट्रोजनस बेस के बारे में। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 कंपोनेंट हैं। तो पहला मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया पेंटोज शुगर, दूसरा मैंने डिस्कस कर लिया नाइट्रोजनस बेस। अब जो तीसरा है वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्टर लिंकेज बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। यानी जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में जो एस्टर लिंकेज रिप्रेजेंट होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। चार्ज ऑन डीएनए एंड आरएनए इज नेगेटिव ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है। इट हैज़ एसिडिक नेचर, दैट्स वाई डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। अब देखिए इसके ऊपर जो चार्ज होता है डीएनए एंड आरएनए के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है। इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होने की वजह से जो डीएनए एंड आरएनए हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये फॉस्फोरिक एसिड का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। पी से 2 OH जुड़े हुए हैं, एंड एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, एंड एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन का स्ट्रक्चर। तो देखिए एडेनिन एंड गुआनिन दोनों का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है। कैसे बनाएंगे वो देखिए। जब हम बात करते हैं एडेनिन के स्ट्रक्चर की तो हम बीच में पहले क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन बनाएंगे, एंड इसके दोनों साइड इस तरीके से बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। ये बॉन्ड हम इस तरीके से लगाएंगे इसमें, और यहाँ पे नाइट्रोजन बनाएंगे। अब ये नाइट्रोजन हो गया, उसके दोनों साइड इस तरीके से बॉन्ड लगे हुए हैं, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से लगाएंगे। दोनों किस तरीके से सिमिलर है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, फिर हम एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगाएंगे, देन यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगाएंगे, और इसको ऐसे यहाँ पे बॉन्ड है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन लगाया है इससे हम हाइड्रोजन अटैच नहीं करेंगे, और यहाँ पे लगाएंगे NH2 और यहाँ पे बॉन्ड।
ये जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला है ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेनिन के स्ट्रक्चर में इस तरीके का एडेनिन का स्ट्रक्चर है। अगर आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर याद हो गया तो ग्वानिन का बहुत ईजी है, यानी ये हो गया हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब अगर मैं आपके साथ ग्वानिन के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एडेनिन के स्ट्रक्चर में कहाँ पे चेंजिंग करनी होती है कि आपको ग्वानिन का स्ट्रक्चर मिल जाए। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये वाली चीज़ आपको एज इट इज़ रखनी है। एडेनिन के स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वाली जो रिंग है इसमें कहाँ चेंजिंग करनी है कि इस वाली पोजीशन पे एक NH2 ग्रुप लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर जो NH2 लगा है इसको हटा के इसकी जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन लगाना है। सिंपली क्या है एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर में कि एडेनिन में क्या है, यहाँ पे NH2 है, ग्वानिन में यहाँ पे NH2 की जगह पे ऑक्सीजन लगाना है। एडेनिन में यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ से ग्वानिन में हट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ग्वानिन में नहीं है आप देखिए, और ये जो बॉन्ड है वो एज इट इज़ रहेगा, और NH2 जो यहाँ से हटा है वो NH2 हमें ग्वानिन में यहाँ पे मिलता है। तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों का स्ट्रक्चर आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है थायमिन एंड साइटोसिन का। तो सबसे पहले मैं आपको साइटोसिन का स्ट्रक्चर बताती हूँ। साइटोसिन का स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया तो थायमिन का उसी के सिमिलर है। देखिए साइटोसिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके का होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इसमें और एक नाइट्रोजन यहाँ पे, ये इस तरीके से बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच्ड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे NH2 होता है। ये बॉन्ड इस तरीके से होते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये साइटोसिन का है, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। अब साइटोसिन के में और थायमिन के स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग है कि जब हम थायमिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितनी सी चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये जो NH2 ग्रुप है इसको हटा देंगे। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, थायमिन की बात करें तो ये NH2 यहाँ से हटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है, बाकी की चीज़ें सेम रखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड है ये वाला और ये वाला, इन दोनों बॉन्ड को हटा इन दोनों बॉन्ड को हटा के एक बॉन्ड बस यहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये इस साइड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जो अटैच्ड है तो इस साइड भी हम उसकी एक साइड पे ऑक्सीजन लगा देंगे एंड यहाँ पे CH3 लगा देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन। तो साइटोसिन एंड थायमिन का स्ट्रक्चर है एक दूसरे के सिमिलर है, उसी तरीके से एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर भी एक दूसरे के सिमिलर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड वन और मोर फॉस्फेट ग्रुप्स। ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कुछ जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसके कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स से मिलकर के बना होता है वो, और उसमें कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। एंड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ना कि न्यूक्लियोटाइड। ये चीज़ भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की। तो अभी जस्ट हमने ऐसे देखा था कि उसमें पेंटोज शुगर होता है, तो पेंटोज शुगर जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है बीच में, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है यहाँ पे, और इस पेंटोज शुगर के अलावा यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, ये नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पे, और इसके अलावा इस साइड यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और अगर हम उसमें से फॉस्फेट ग्रुप हटा देते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड नहीं होते हैं वो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। अभी जैसे मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। तो ये अगर आप कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, बट यहाँ पर क्या नहीं है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अ न्यूक्लियोसाइड इज अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस लाइक एडेनिन या फिर ग्वानिन, यानी यहाँ पे एडेनिन हो सकता है या फिर ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है और यूरेसिल हो सकता है। नाइट्रोजनस बेस
में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इनमें से, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। एंड 5 कार्बन शुगर में यहाँ पे राइबोज भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है। ये जस्ट बात हो रही है न्यूक्लियोसाइड की। बट यहाँ पर फॉस्फोरिक ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, दोनों के स्ट्रक्चर्स को दिमाग में ज़रूर रखना है आपको। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स की। देखिए, जब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो बेस दे रखा है वहाँ पे, बेस क्या, नाइट्रोजनस बेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, ठीक है, ये सभी क्या थे, साइटोसिन, ये सभी क्या है, हमारे नाइट्रोजनस बेस है। तो क्या करते हैं, जब भी हम नेमिंग करते हैं तो जो बेस वहाँ पर है सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे एंड उसके बाद उसमें सफिक्स ऐड करेंगे, शुगर, जो शुगर का नाम है वहाँ पे उसका सफिक्स ऐड करेंगे। किस तरीके से करेंगे मैं विद एग्जांपल भी एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स सपोज कि आप राइबोस शुगर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास जो शुगर है वो क्या है, राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर है तो आप वहाँ पे ओसिन लगाएंगे, किसके लिए, प्यूरिन्स के लिए। प्यूरिन्स में क्या क्या आता है, एडेनिन आता है और गुआनिन आता है। यानी अगर एडेनिन है या फिर गुआनिन है तो आप जो वहाँ पे सफिक्स यूज़ करेंगे पीछे वो करेंगे ओसिन, OSINE, ठीक है। एंड अगर आपका पिरिमिडीन स्ट्रक्चर है वहाँ पे, पिरिमिडीन कौन से होते हैं जो कि मैंने अभी आपके साथ विद स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। तो अगर आपके पास पिरिमिडीन है वहाँ पे, जो शुगर है वो पिरिमिडीन शुगर यूज़ कर रखी है, तो फिर आप जो वहाँ पे सफिक्स यूज़ करेंगे वो ID यानी इडीन होगा। तो इडीन एंड ओसिन किस किस के केस में करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ माइंड में रखिए। दूसरी चीज़ है कि अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है वहाँ पे, जैसे अभी जिस मैंने आपको बात करी कि अगर वहाँ पे राइबोस शुगर है तो अलग होगा, डीऑक्सीराइबोस है तो अलग होगा। तो राइबोस के केस में तो ओसिन एंड इडीन हो गया, लेकिन डीऑक्सीराइबोस के केस में क्या होता है, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम डीऑक्सी टू द न्यूक्लियोसाइड नेम। यानी जो न्यूक्लियोसाइड का हम वहाँ पे नेम लिखते हैं उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डीऑक्सी। अच्छा, डीऑक्सी के अलावा हम वहाँ पे जैसे लास्ट में जो राइबोज है उसके लिए हम वहाँ पे ओसिन भी यूज़ करेंगे और एडीन भी यूज़ करेंगे। इट्स ओनली डिपेंड कि वो पिरिमिडीन है या फिर वो प्यूरिन है, क्योंकि आपको पता है कि पिरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये तीनों मैंने आपके साथ पिरिमिडीन में डिस्कस किए थे। तो जब भी थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन आपको देखने को मिलेगा तो आप वहाँ पे जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो एडीन होगा। लेकिन जब हम बात करें प्यूरिन की, तो प्यूरिन में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, एडेनिन एंड गुआनिन। तो प्यूरिन के केस में एडेनिन एंड गुआनिन अगर आपको मिलेगा तो आप वहाँ पे जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो होगा ओसिन, OSINE, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि राइबोज है शुगर। अब इसमें क्या है, राइबोज शुगर है, तो राइबोज शुगर किसके साथ में है, प्यूरिन के साथ में है, क्योंकि एडेनिन किसका एग्जाम्पल है, प्यूरिन का है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो है प्यूरिन यानी कि एडेनिन, और शुगर जो है वो है राइबोज। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, बेस का नाम लिखेंगे। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है यहाँ पे एडेनिन। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए बेस हमारे पास क्या है, एडेनिन है, बेस है हमारे पास एडेनिन। इसके अलावा शुगर जो है हमारे पास वो है राइबोज। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेस है उसका नाम लिखते हैं। तो बेस का नाम क्या लिखेंगे हम, एडिनो, एडिनो, एडिन लिखेंगे। यहाँ से सिंपली हम एडिन लेंगे, INE को यहाँ से हटा देंगे। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हमारा प्यूरिन बेस होगा तो हम सफिक्स ओसिन यूज़ करेंगे। तो ये OSINE, ओसिन कहाँ से आया, इसमें से हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है सफिक्स, क्या लिया है, ओसिन, क्योंकि प्यूरिन यहाँ पे बेस है। तो इसका जो नाम होगा एडीन, एडेनिन प्लस राइबोज, इनको क्या बोलेंगे, पूरा नाम क्या होगा इसका, एडिनोसिन। एडिनोसिन क्यों होगा भाई, क्योंकि ये प्यूरिन है इसलिए सफिक्स OSINE होगा। अच्छा, सेकंड यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है साइटोसिन एंड राइबोज का। अब आपको पता है कि जो साइटोसिन है वो प्यूरिन बेस नहीं है, पिरिमिडीन बेस है। साइटोसिन किसका एग्जाम्पल है, पिरिमिडीन का है। तो जब हम साइटोसिन की बात करेंगे,
साइटोसिन एंड इसके अलावा राइबोज। शुगर दोनों में क्या है, राइबोज है। तो साइटोसिन पिरिमिडीन का एग्जाम्पल है, एंड पिरिमिडीन के एग्जाम्पल के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है, एडीन होता है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, साइटिडीन। साइटिडीन, यानी यहाँ पर जो IDNE है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया जो पिरिमिडीन बेस हमने यूज़ किया है उसका। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है कि अगर एडेनिन बेस है तो वहाँ पे हम एडिनोसिन लिखेंगे, और अगर साइटोसिन है तो साइटिडीन लिखेंगे। वो भी राइबोज शुगर के साथ में बात हो रही है इनकी। तो यहाँ पर ये पिरिमिडीन है इसलिए एडीन यूज़ हुआ है, ये प्यूरिन है इसलिए यहाँ पे एडिनोसिन यूज़ हुआ है। यहाँ पे मैंने पीछे लिखा भी है कि यहाँ पर जो सफिक्स यूज़ हुआ है वो ओसिन है, यहाँ पर जो सफिक्स यूज़ हुआ है वो एडीन है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब सेकंड है कि अगर वहाँ पे जो बेस है उसके साथ में डीऑक्सीराइबोज हो, यानी अभी राइबोज की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या है, बेस जो है उसके साथ में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो पहले यहाँ पे एडेनिन डीऑक्सीराइबोज शुगर ऐड है एडेनिन के साथ में। एडेनिन किसका एग्जाम्पल है, प्यूरिन का एग्जाम्पल है। तो प्यूरिन के केस में हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है ओसिन। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज की तो पहले हम यहाँ पर प्रीफिक्स डीऑक्सी लेंगे। तो अगर हमें इसका नोमेनक्लेचर करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए जस्ट वेट। देखिए अगर हमें इसका नोमेनक्लेचर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज। अब देखिए एडेनिन जो है वो एक प्यूरिन बेस है, प्यूरिन बेस है, और प्यूरिन के बेस में जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओसिन। अब डीऑक्सीराइबोज के केस में जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा डीऑक्सी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, डीऑक्सी। डीऑक्सी के बाद हम क्या लिखेंगे, एडिनोसिन। देखिए सीन तो इसलिए आ गया क्योंकि सीन नहीं, ओसिन तो इसलिए आ गया क्योंकि जो बेस है वो प्यूरिन बेस है, और डीऑक्सी इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर जो ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर है, जो शुगर है यहाँ पे वो डीऑक्सी राइबोज है, इसलिए यहाँ पे डीऑक्सी वर्ड आ गया। ठीक है, अब सेम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है थायमीन प्लस डीऑक्सी राइबोज। थायमीन जो आता है वो पिरिमिडीन में आता है, और पिरिमिडीन के लिए हम एडीन यूज़ करते हैं, जो सफिक्स यूज़ करते हैं। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा डीऑक्सी थायमिडीन, क्योंकि यहाँ पे जो IDINE है वो यूज़ होता है पिरिमिडीन के लिए, और ये जो थायमीन है वो एक पिरिमिडीन लाइक बेस है। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियोसाइड्स का नोमेनक्लेचर देख लिया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम इसका भी कर सकते हैं। अगर आपको न्यूक्लियोसाइड का समझ में आ गया तो न्यूक्लियोटाइड का करना बहुत इजी है। कैसे, नेम द न्यूक्लियोसाइड एंड ऐड द नंबर एंड पोजीशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। यानी आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। तो जब भी हम न्यूक्लियोटाइड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी न्यूक्लियोसाइड सबसे पहले हम वहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नेम लिखेंगे, एंड उसके बाद जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका नंबर और उसकी पोजीशन बता देंगे, बस सिंपली इतना करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इंडिकेट द शुगर टाइप इफ डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट। अच्छा, वहाँ पे जो शुगर टाइप है उसको भी हम इंडिकेट करेंगे इफ डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले RNA न्यूक्लियोटाइड की हम यहाँ पे बात करते हैं जिसमें कि राइबोज शुगर होती है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने RNA न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि राइबोज शुगर है, अभी हम डीऑक्सीराइबोज की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे नेम है वो है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AMP। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट किसका नाम है, एडिनोसिन प्लस 1 फॉस्फेट ग्रुप का, यानी एडिनोसिन और उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया तो इसका जो नाम है वो क्या हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया। अब देखिए एडिनोसिन मैंने आपको बताया था, एडिनोसिन का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था। देखिए अगर आपको पता हो, याद हो, तो मैंने आपको, याद क्या हो भी याद ही है, मैंने न्यूक्लियोसाइड का भी आपको नोमेनक्लेचर बताया है। तो एडेनिन प्लस राइबोज ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, एडिनोसिन बना रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो एडिनोसिन यूज़ हुआ है उसमें एडिनोसिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एडेनिन एंड राइबोज, एडेनिन एंड राइबोज ने दोनों ने मिलकर एडिनोसिन बनाया। अब इस एडिनोसिन से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है तो इसका हम नाम क्या रखेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
शॉर्ट में AMP। क्यों मोनोफॉस्फेट? इसलिए क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप है। सेकंड है यहाँ पे गुआनोसिन डाई फॉस्फेट, GDP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो गुआनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या है, इसका जो नेम है वो है गुआनोसिन, और उसमें क्या है 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो यहाँ पर गुआनोसिन का भी नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ पे अभी एडिनोसिन का देखा। उसमें क्या होगा कि गुआनिन यहाँ पे राइबोज के साथ में जुड़ जाएगा। अब देखिए एडेनिन जब राइबोज शुगर के साथ में जुड़ रहा था तो एडिनोसिन बना रहा है। अभी गुआनिन जो है वो भी प्यूरिन बेस है, तो गुआनिन जब एडेनिन की जगह पे आ जाएगा तो गुआइनोसिन वहाँ पे बनेगा। अब गुआनोसिन जो वहाँ पे बना है उसके साथ में 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको हम बोलेंगे गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट दैट मीन्स कि 2 फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पे साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट CTP, इसमें साइटिडीन प्लस 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। साइटिडीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब साइटोसिन एंड राइबोज, साइटोसिन क्या है एक पिरिमिडीन बेस है यहाँ पे, तो साइटोसिन का जो सफिक्स होता है वो IDN ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे साइटोसिन प्लस राइबोज मिलके बनाते हैं साइटिडीन, और साइटिडीन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, इन शॉर्ट CTP। ठीक है, अब बात करते हैं DNA न्यूक्लियोटाइड की, यानी ऐसे DNA न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं अब हम, क्योंकि उसमें क्या है डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अभी हमने राइबोज शुगर देखा, अब हम डीऑक्सीराइबोज शुगर का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारे पास यहाँ पे देखिए डीऑक्सीडिनोसिन प्लस फॉस्फेट। तो यहाँ पे एडिनोसिन प्लस 1 फॉस्फेट ग्रुप है। तो यहाँ पे डीऑक्सी एडेनोसिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए डीऑक्सी एडेनोसिन का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने अभी आपको बताया था, जैसे एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज, एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, डीऑक्सी एडेनोसिन बना रहे हैं। अब डीऑक्सी एडेनोसिन जो यहाँ पे मिला है उसके साथ में अगर एक फॉस्फेट ग्रुप आप यहाँ पे जोड़ देते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी सिंपली फॉस्फेट ग्रुप आया है तो मोनोफॉस्फेट बोलेंगे, 2 फॉस्फेट ग्रुप आए तो डाइफॉस्फेट बोलेंगे, 3 फॉस्फेट ग्रुप आए तो ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। और ये जो डीऑक्सी एडिनोसिन है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो ऑलरेडी हम न्यूक्लियोसाइड्स में देख चुके हैं। सेकंड में यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा है, मैं बोल के बता देती हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे गुआनोसिन है, ठीक है। अब डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको शॉर्ट में DGTP लिखेंगे और पहले वाले को DAMP लिखेंगे, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, डीऑक्सी गुआनोसिन। देखिए डीऑक्सी गुआनोसिन जब 3 फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब डीऑक्सी गुआनोसिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए डीऑक्सी एडेनोसिन है यहाँ पे, अब एडेनिन की जगह पे यहाँ पे हम गुआनिन लगा दें क्योंकि एडेनिन एंड गुआनिन दोनों ही क्या है, प्यूरिन बेस है। तो जैसे हमने एडेनिन की रिएक्शन डीऑक्सीराइबोज के साथ में कराई तो हमें डीऑक्सी एडिनोसिन मिला। अब हम गुआनिन की रिएक्शन डीऑक्सीराइबोज के साथ में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीऑक्सी गुआनोसिन। तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर के बाद वो है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस किस तरीके से होता है। तो ये है थ्योरी पार्ट जो कि आपको लिखना है तो इसको लिख लीजिएगा एज इट इज़, इसमें कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो लिख लें वरना छोड़ ही दें। रिएक्शन मेन है इसमें, रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ। अब उससे पहले ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप एक चीज़ समझिए कि जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं उनको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको बोला कि जो न्यूक्लिक एसिड की जो मोनोमर यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर 2 न्यूक्लियोटाइड हुए तो वो डाई न्यूक्लियोटाइड बना, 3 न्यूक्लियोटाइड हुए तो वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बना, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए। तो जब ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि ये चीज़ मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं उसी को न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है डाई न्यूक्लियोटाइड का। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसे।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो हमें यहाँ पे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक बड़ा सा कंपाउंड जो दिख रहा है, ये क्या है? एक डाई न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे हम इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको कि हम जीटीपी बोलते हैं। तो ये ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट जब रिएक्ट करता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी एटीपी के साथ में, जो कि आपने सुना होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो है एटीपी का स्ट्रक्चर, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का, और ये जो स्ट्रक्चर है वो है जीटीपी का, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट का। जब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये जो रिएक्शन हो रही है वो एक एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो ये है 1 2 3 4 5, मैं इसको इस तरीके से नंबरिंग करूँगी। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप है, ये शुगर है, ये क्या है, मतलब ये यहाँ पे पेंटोस शुगर की बात हो रही है, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, सेम यहाँ पर ये बेस है, ये शुगर है एंड ये फॉस्फोरिक एसिड है। होता क्या है एक्चुअल में यहाँ पे कि ये देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर से आपको इस स्ट्रक्चर के पास ले जाऊँ, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से ऐसे सीधे जुड़ा है, तो ये वाला नाइट्रोजन भी इस हाइड्रोजन से ऐसे सीधे जुड़ा है। वो बाय मिस्टेक मुझ पे ऐसी टेढ़ी लाइन खिंच गई थी, वो स्ट्रक्चर ऊपर हो गया है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से जो सीधा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों इस तरीके से सीधे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर से मिलके एक ये स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पर जो बीच में लिंकेज हो रही है वो एक फॉस्फोरिक एसिड इन दोनों को जोड़ रहा है आपस में, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो लिंकेज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो कौन सी लिंकेज के लिए, मैंने आपको बताया था एस्टर लिंकेज के लिए। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो यहाँ पर इनके बीच में हो रही है। किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है वो चीज़ समझिए। यहाँ पर इसका जो 5th कार्बन है, इसका यहाँ पे 5th कार्बन नहीं, इसका 5th कार्बन तो ये है, लेकिन यहाँ पर जो 3rd कार्बन है, इसका 3rd कार्बन इसके 5th कार्बन से जुड़ेगा और वो फॉस्फोरिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा, यानी फॉस्फोरिक डाइएस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा। तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो OH है इसका यहाँ से हाइड्रोजन और इसका यहाँ से OH, ये दोनों निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ से ये OH है, ये OH है, ये हाइड्रोजन और ये OH यहाँ से वाटर की फॉर्म में H2O बन के निकलेंगे। अब अभी H2O बन के नहीं निकलेंगे, वो जस्ट इतना समझिएगा वाटर बना लिया उन्होंने और यहाँ से हट गए। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से है वो यहाँ आ जाएगा इन दोनों के बीच में। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है, और ये ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन OH है वो ये नहीं है, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन एज इट इज़ है, ये वाला ऑक्सीजन एज इट इज़ है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये जो यहाँ पे OCH2 है, CH2 के साथ ही तो जुड़ा है ये O, ये वाला जो CH2 है वो तो इसमें एज इट इज़ यहाँ आ गया, और ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन यहाँ आ गया। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, वो देख सकते हैं आप, ये वाला ऑक्सीजन इन सब के साथ में बॉन्डिंग कर रखा है इनके साथ में। अब ये तो यहाँ से निकल जाएंगे, ये यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इस वाटर का जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है अगर उसको हम ब्रेक करें तो वो H+OH- में जो ब्रेक होगा, तो जो H+ है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और जो OH- है वो इनके साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये OH आ गया। इसका ये वाला सेम यहाँ पे हुआ है, ये वाला जो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें मिला है, ये ऑक्सीजन यहाँ से अदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ में बॉन्डिंग करेगा। अब जैसे ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, देखिए ये जो यहाँ पे CH2O है उसने इस तरीके से लिंकेज करके इसको जोड़ लिया एक फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू, तो ये वाला ऑक्सीजन भी इस तरीके से नेक्स्ट जितना पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा तो वो उसको इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग होती जाएगी। बात करूँ मैं यहाँ की, तो यहाँ जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से 3 नंबर जो कार्बन है वो और सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है।
तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड मिला है। अभी अगर आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चाहिए तो आप बहुत बड़े बड़े यहाँ पे और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाते जाएंगे तो आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। तो ये होता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो रिएक्शन है वो मेन है, और जो यहाँ पे लिंकेज है वो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज यहाँ पे बनती है। और अगर आपका थ्योरी का पेपर है तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो आपको वहाँ पे रिएक्शन करके दिखाना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं। अदरवाइज एमसीक्यू है तो खुश हो जाइए कि सिर्फ इससे 2-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होती है। इसके अलावा आपसे 1-2 क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे ओ एच हाइड्रोजन कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू के थ्रू पूछी जा सकती हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। तो आपको बताया कि जो डीएनए होता है ये हेरिडेटरी मटेरियल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए ये क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल होता है। ये जो प्रेजेंट होता है वो मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। हम यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आपको उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जो कि वास्टन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल भी बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो जेम्स वास्टन एंड फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था 1953 में, जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर उन्होंने एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था 1953 में। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर के बारे में कई सारी चीज़ें क्लियर की थी। उन्होंने क्या बोला था कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस तरीके से ये जा रहा है एंड दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस तरीके से इधर जा रहा है। मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर्स ढंग से नहीं बनाया है, आप ढंग से बनाइएगा, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, आई नो, बट आप समझ सकते हैं, समझने के लिए ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो एक ये हो गई ब्लू और एक ये हो गई ब्लैक, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट एंड द बेस इज प्रोजेक्टिंग इनसाइड। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि यहाँ पर जो दो चेन है वो क्या है, पैरेलल पोलैरिटी है इनमें। इसका मतलब क्या है कि देखिए एक चेन तो यहाँ से 3' से 5' पे जा रही है और दूसरी 5' to 3' पे जा रही है, यानी एक चेन 3' से 5' एंड एक 5' से 3'। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला है, वन चेन हैज़ द पोलैरिटी 5' to 3' एंड अदर 3' to 5'। अब यहाँ पर देखिए जो ये इस तरीके से पूरा एक राउंड या फिर पूरा जो एक हेलिक्स पूरा एक कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस जैसे एक इन्होंने इस तरीके से कंप्लीट किया ये, तो इसकी जो यहाँ पे लेंथ बताई गई है वो क्या है, 3.4 नैनोमीटर, वो इसकी बताई गई। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, यानी ये जो हम बोल रहे हैं इसको पिच बोलते हैं, तो इसकी जो पिच है हेलिक्स की वो क्या है, 3.4 नैनोमीटर है, ठीक है। आपको वो दिख नहीं रहा था, अब देखिए, अब देखिएगा कि यहाँ पर जो दो चेन है, अब जैसे ये है पिच, तो इसकी जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर की है, ठीक है। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड्स, यानी जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो भी ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में। एंड यहाँ पे जो ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ में। प्यूरिन ऑलवेज कम्स ऑपोजिट साइड टू पिरिमिडीन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर जो प्यूरिन जो होता है वो पिरिमिडीन के हमेशा ऑपोजिट साइड में आता है, एंड प्यूरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू अ पिरिमिडीन, ठीक है। अब ये जस्ट यहाँ पे बात हो गई जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वस्टन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी बात हो गई। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके क्लियर हो गया होगा, क्या लिखना है वो समझ लीजिए, कैसे ये दो चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनानी है वो समझ लीजिए, एंड आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ठीक है।
तो आज जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आरएनए के बारे में। और ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डीएनए एंड आरएनए ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के मेजर 2 टाइप्स होते हैं। डीएनए मीन्स क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए मीन्स नहीं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अभी अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जब हम बात करें आरएनए की तो आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है आरएनए का। जब हम बात करते हैं डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए के लिए। और आरएनए में कौन सी होती है, तो आरएनए की बात करें तो आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दोनों के बीच में ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। एंड ऑलरेडी ये चीज़ भी मैं आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये जो है मोस्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीएनए, डीएनए से ये प्रोड्यूस्ड होता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो प्रोड्यूस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये डीएनए के थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए कंटेन यूरेसिल बेस इंस्टेड ऑफ थायमिन। अब देखिए बेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हम नाइट्रोजिनस बेसिस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपके साथ बेसिस के बारे में प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में कई सारे बेसिस डिस्कस किए थे। अगर नहीं पता है ये चीज़ें, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रही हो क्योंकि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है। तो बेसिस के बारे में मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में थायमिन की जगह पे प्रेजेंट होता है, यानी आरएनए की जब हम बात करेंगे तो थायमिन नहीं होगा उसमें, थायमिन की जगह पे कौन सा बेस प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। तो यूरेसिल एंड थायमिन दोनों ही क्या है, बेस है। इसके अलावा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सभी क्या है, बेसिस है। लेकिन जो आरएनए है उसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल बेस प्रेजेंट होगा। तो ये जस्ट बात हुई आरएनए की। अब हम बात करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की हम बात करते हैं तो उसमें इस तरीके से शुगर प्रेजेंट होती है। और ये क्या है, ये यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे। और इसके अलावा ये क्या जुड़े हैं, इससे बेसिस अटैच हैं, ये बेस है। और यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है। अब यहाँ पर जो बेस है वो थायमिन की जगह पे क्या, यूरेसिल होगा, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ थायमिन नहीं होगा। जब हम आरएनए के केस में बात करते हैं तो थायमिन की जगह पे जो बेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो यूरेसिल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए की। देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए में हम यहाँ पे बात करते हैं आरएनए के टाइप्स की। तो यहाँ पे आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए जिसको कि हम शॉर्ट में mRNA बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए जिसको शॉर्ट में rRNA बोलते हैं, एंड ट्रांसफर आरएनए जिसको कि tRNA बोलते हैं। अब देखिए मैसेंजर आरएनए का एक अलग काम होता है, राइबोसोमल आरएनए का अलग वर्क होता है, वैसे ही ट्रांसफर आरएनए का अलग वर्क होता है। तो जैसे इनके नेम अलग अलग हैं वैसे ही इनके वर्क अलग अलग होते हैं। तो किसका क्या वर्क होता है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्टली मैसेंजर आरएनए की। तो अब जैसे नेम से ही पता चल रहा है मैसेंजर, यानी कुछ ना कुछ मैसेज से रिलेटेड तो होगा ही। तो ये क्या करते हैं कि मैसेज को कैरी करते हैं फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये क्या करते हैं, मैसेज देते हैं फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स, डीएनए से मैसेज लेके राइबोसोम्स को देते हैं, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA का क्या वर्क है आप इजीली याद रख सकते हैं, मैसेज देना होता है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन राइबोसोम्स। अब जैसे नेम से ही पता चल रहा है राइबोसोमल आरएनए यानी कि शॉर्ट में हम बोलते हैं rRNA, ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये मैसेज को रीड करते हैं, जो mRNA मैसेज भेजता है, यानी जो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है उसको ये रीड करते हैं, जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए जिसको कि टीआरएनए बोलते हैं। ये क्या करते हैं, दे ट्रांसफर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम्स फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। यानी इसमें क्या होता है कि अब जैसे नेम से पता चल रहा है ट्रांसफर, इसका मतलब ट्रांसफर तो होगा यहाँ पे, लेकिन होता क्या है, ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म से टू राइबोसोम्स को, और किसके लिए ट्रांसफर करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए।
अगेन आई रिपीट कि ये क्या करते हैं, जो tRNA होते हैं, ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास ट्रांसफ़र करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके साथ हमारा आरएनए जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया आरएनए क्या होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होते हैं। अब इसके बाद मैं आपके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है जेनेटिक कोड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर समझिएगा इसे, ठीक है। देखिए, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जेनेटिक कोड क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें समझने की हैं वो समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें लिखी हैं, वो समझने के बाद देन हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डीएनए जो है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, डीएनए जो होता है मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या करता है कि जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स के पास क्या होता है, डीएनए का मतलब कॉपी बनती है। आई थिंक मैंने आपके साथ ये वाला रेप्लिकेशन टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, तो रेप्लिकेशन में आपको ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जीन आप कह सकते हैं एक तरीके से कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से और ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि जो चाइल्ड में जाते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्क कौन करता है, डीएनए करता है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये क्या करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड स्पेसिस हैज़ डीएनए टू स्पेसिफाई 20 अमाइनो एसिड्स। अब देखिए, डीएनए के पास में सिर्फ 4 बेसिस होते हैं, 4 बेसिस होते हैं जिससे कि उसे 20 अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करता है डीएनए। अभी हो सकता है कि ये पॉइंट आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा हो, बट मैं थोड़ा और क्लियर करती हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए, जैसे मैंने आपके साथ बेसिस के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये क्या है, ये बेसिस है, ये डीएनए के बेसिस है। अब डीएनए के पास 4 बेसिस, सॉरी न्यूक्लियोटाइड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं वो डीएनए के पास होते हैं। तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस की हम बात कर रहे हैं जो कि डीएनए के पास होते हैं। अब डीएनए को क्या करना है, 20 अमाइनो एसिड्स को इन 4 न्यूक्लियोटाइड के बेस पे स्पेसिफाई करना है। इसका मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा सिंपल वे में आपको चीज़ें क्लियर करती हूँ। जैसे देखिए, मैंने बोला आपसे कि जो डीएनए है, डीएनए के पास में 4 बेसिस है, 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। कौन कौन से हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया, किस तरीके से वर्क करेंगे वो आगे आपको मिल भी जाएगा। अब डीएनए के पास 4 बेसिस हैं और 20 अमाइनो एसिड्स को इसको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। अब एक बात बताइए मुझे कि जब ये 4 बेसिस हैं और ये 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे, तो एक बेस अगर एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा तो इसका मतलब तो सिर्फ 4 बेस 4 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर पाएंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये 4 बेस ही है जो इन 20 को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बेस सिर्फ एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई कर रहा है। अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे एक बेस 2 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, तब भी नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या होगा, अभी जस्ट मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। देखिए, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो डीएनए होता है उसके पास 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये 4 बेसिस होते हैं डीएनए के पास में। अब यहाँ पर देखिए, एक बेस एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, यानी अगर हम यहाँ पे एक बेस लेते हैं तो एक बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो टोटल 4 बेसिस है तो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर पाएंगे। अगर मान के चलिए हमने बोल दिया कि हमने जो बेस है हमारे पास उसका स्क्वायर करा दें, तो स्क्वायर करा देंगे तो यानी कि यहाँ पे 4 इंटू 4 करा देंगे, तो यहाँ पे 2 बेसिस कोड करेंगे अमाइनो एसिड को। तो यहाँ पर 4 इंटू 4 अगर हम करवा देते हैं तो 16 अमाइनो एसिड को कोड कर पाएगा। फिर यानी अगर हमने 4 का स्क्वायर करा दिया तो वो सिर्फ 16 अमाइनो एसिड को कोड कर पाएगा, और इस तरीके से कोड होंगे AGATACAA, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे 20 अमाइनो एसिड कोड नहीं हो रहे हैं,
तो अगर हम यहाँ पे 3 बेसिस लेते हैं, यानी 3 बेसिस कोड कर सकते हैं अमाइनो एसिड को, तो 3 लेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये होगा 64। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से आपका होगा, AUG ACG ACC, यानी इस पैटर्न में ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं या फिर अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर टोटल, तो ये वाला जो है ये वाला फॉलो करता है ये, तो इसमें क्या है, टोटल 64 अमाइनो एसिड्स को ये कोड कर रहा है, मतलब 20 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए जो 61 है वो तो सेंस कोड है, सेंस कोड यानी कि जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, हैविंग इंफॉर्मेशन। और 3 जो यहाँ पर है, 61 के अलावा जो 3 बच रहे हैं वो नॉन सेंस कोड है। नॉन सेंस कोड इसका मतलब इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हैव नो इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो 3 हैं, 3 में कौन कौन से आते हैं, UAA UAG UGA, इन 3 की मैं बात कर रही हूँ, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 में। एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा है शायद। तो यहाँ पर ये जो 3 बेसिस हैं इनमें ये वाले आएंगे, और ये जो होते हैं हमारे, ये स्टॉप कोडॉन्स में आते हैं। स्टॉप कोडॉन्स का मतलब क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। ये जो तीनों हैं वो स्टॉप कोडॉन्स में आते हैं, जो कि 3 नॉन सेंस कोड्स बोला था अभी मैंने आपको, जिनके पास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि जो 61 है उनके पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में ज़रूर याद रखिएगा कि जो DNA है उसके पास सिर्फ 4 बेसेस होते हैं, एंड 1 बेस अगर 1 अमाइनो एसिड को कोड करेगा तो वो इनफ नहीं है। तो क्या करते हैं हम, जो बेसेस हैं उनका क्यूब करा देते हैं, यानी 4 का क्यूब करा दिया तो 64 अमाइनो एसिड्स को वो टोटल कोड कर सकता है, और हमें कितने को कराना होता है, 20 को, तो वो मोर देन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 61 है, 61 में एक ऐसा होता है AUG, 61 यहाँ पे कोड की बात कर रहे हैं हम, जिनमें कि एक ये होता है AUG। ये क्या होता है, ये स्टार्ट कोडोन होता है। स्टार्ट कोडोन का क्या मतलब है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कराता है, ये जो AUG होता है इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। और ये इन 61 में होता है, ये इन 3 में नहीं, ये 3 तो ये आ गए, और ये क्या है, स्टॉप कोडोन्स में आते हैं। लेकिन 61 में एक ये ऐसा होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कराता है। ठीक है, अब इतनी चीज़ें समझने के बाद हम फाइनली आते हैं डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड पे, यानी डेफिनेशन पे आते हैं हम जेनेटिक कोड की। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और DNA के बारे में समझाने का रीज़न क्या था वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि DNA को मैंने आपको क्यों बताया था पहले। अब यहाँ पर मैंने जेनेटिक कोड की डेफिनेशन नोट की है, और यहाँ पर हम जेनेटिक कोड को 2 डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। पहली डेफिनेशन है द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि नाइट्रोजिनस बेस इन द DNA मॉलिक्यूल विच एनक्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है DNA मॉलिक्यूल में, जो कि इंफॉर्मेशंस को एनक्लोज करता है प्रोटीन सिंथेसिस की, उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मैंने आपको बोला था जब DNA का कराया था कि जब हम उसका क्यूब करा रहे हैं 4 का, तो जो हमें हमारे बेसिस है वो अमाइनो एसिड को कोड कर पा रहा है, तो वो जो ट्रिपल हो गया ना, ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन DNA, यानी DNA में जो ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है तो उसको ही क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं या फिर कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है ट्रिपल नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन DNA इज कॉल्ड जेनेटिक कोड और कोड, यानी या तो हम उसको जेनेटिक कोड बोले या फिर सिंपली उसको कोड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये कुछ कोड लिखे हुए हैं, जैसे TAC है। अब ट्रिपल की बात हो रही है तो 3 का सेट है ये, TAC ACC GCC GGT, ये क्या है, DNA के लिए। तो इनको तो बोलते हैं हम कोड। और जो RNA के आगे लिखे हुए हैं AUG UGG, क्योंकि आपको पता है कि RNA में क्या होता है, थायमीन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो जहाँ जहाँ अभी थायमीन है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा भाई, यूरेसिल आ जाएगा जब हम RNA की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है नीचे वाले, इनको बोलते हैं कोडोन। इनको कोडोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, यानी यहाँ पर ये कोड है और ये कोडोन है। ये कोडोन क्यों है, जो RNA वाले हैं इनको हम कोडोन बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ AUG की, तो AUG यहाँ पे
मेथियोनीन को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। और यूजीजी यहाँ पे ट्रिप्टोफेन को स्पेसिफाई करता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो कि अलग अलग अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कोडोन की डेफिनेशन लिख रखी है, ट्रिपल नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, इट स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। यानी जो ट्रिपल नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है और जो कि एमआरएनए में प्रेजेंट होता है यानी मैसेंजर आरएनए के पास, और ये क्या करता है, इट स्पेसिफाई ए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए दो टॉपिक, जिसमें कि एक था जेनेटिक कोड क्या होता है, जो कि मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, एंड दूसरा था आरएनए, उसको भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो इसके टॉपिक है उनको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, और इस चैप्टर का वन शॉट भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँगी। एंड आई होप कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए की। तो आपको एक चीज़ पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड, देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, डीएनए एंड आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में आते हैं, ठीक है। टू मेजर टाइप्स जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, वो होते हैं डीएनए एंड आरएनए। दोनों के बारे में डिटेल में मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में कौन सी शुगर रहती है, डीऑक्सी राइबोज, एंड आरएनए में कौन सी रहती है, राइबोज रहती है, ठीक है। और जो बेसिस की अगर हम बात करें तो आरएनए में थायमीन बेस की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गई थोड़ी बेसिक बातें जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, न्यूक्लिक एसिड विद क्रोमोसोम्स एंड वायरस इन्फ्लुएंस द प्रोटीन। यानी जब न्यूक्लिक एसिड किसी क्रोमोसोम या फिर वायरस के साथ में जुड़ता है, यानी किसी क्रोमोसोम या फिर वायरस के साथ में अगर कोई न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है एंड इंडिकेट दैट बोथ डीएनए एंड आरएनए हैव सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल रोल्स। और वो क्या इंडिकेट करता है कि जो दोनों डीएनए एंड आरएनए होते हैं उनके अपने सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल रोल्स होते हैं, लाइक रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, वो चीज़ हम डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले आप एक चीज़ समझिए कि न्यूक्लिक एसिड जब भी क्रोमोसोम्स या फिर वायरस के साथ में कंबाइन करेगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करेगा, एंड वो इंडिकेट करेगा कि जो डीएनए एंड आरएनए दोनों हैं वो दोनों क्या करते हैं, उन दोनों के अलग अलग यानी कि सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन क्या होता है, देखिए रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए आर द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि जो डीएनए होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कैरियर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। बिकॉज डीएनए कैन प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ इट सेल्फ। क्योंकि होता क्या है कि जो डीएनए होता है वो एक अपनी कॉपी बनाता है, वो अपनी कॉपी बनाएगा और उस कॉपी को वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो उससे आपने कई बार सुना होगा मूवीज़ में, सीरियल्स में, कि डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, है ना। तो वो क्या होता है कि डीएनए के पास ना एक ऐसा उसका कैरेक्टर होता है कि वो अपनी कॉपी बना लेता है। तो वो अपनी खुद की कॉपी बना के पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि इनके पास ये कैरियर है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं ये। दैट इज द पेरेंट मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, each going to one cell, and thus each daughter cell receive exactly same component of DNA. This process is known as replication. यानी सिंपली ये तो रेप्लिकेशन के डेफिनेशन है, लेकिन सिंपली अगर अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि रेप्लिकेशन क्या होता है, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है भाई कि ये जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपी पे कॉपी बनाता है। यानी जैसे मान के चलिए ये है हमारे पास यहाँ पे डीएनए, ये डीएनए है, इसने अपनी एक कॉपी बना दी, तो इसने फिर दूसरी कॉपी बना दी, इसने तीसरी कॉपी बना दी। तो ये क्या होते हैं, ये कॉपी बनाते हैं। जब ये कॉपी बनाते जाएंगे तो कॉपी पे कॉपी यहाँ पे जब ये बनती जाएंगी तो इसमें क्या होता है कि जब कॉपी पे कॉपी बन जाती है तो जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है ये डीएनए।
तो डीएनए के पास ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसमें कि ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू, पेरेंट्स से जो चाइल्ड होता है उसमें ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो ओवरऑल प्रोसेस है पूरा जिसमें डीएनए अपनी कॉपी पे कॉपी बना रहा है, इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं भाई, रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो रेप्लिकेशन में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या होता है कि डीएनए किस तरीके से अपनी दूसरी कॉपी बनाएगा, हमें यही चीज़ पढ़नी होती है रेप्लिकेशन में। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये है हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है, थाइमिन एडेनिन से, गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से। क्या है भाई, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, बेसिस है। किसके बेसिस है, ये डीएनए के बेसिस है ना, यही तो है डीएनए के बेसिस। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो ये आप वहाँ पे जाके उसको चेक करिए, तब आपको समझ में आएगा। तो इससे ये यानी कि ये जो डीएनए के बेसिस हैं, यानी एक तरीके से हम कहें कि इससे हमें ऐसा जो स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर ये अपनी कॉपी पे कॉपी देगा। यानी ये डीएनए है तो ये क्या होगा, सेपरेट होगा। पहले ये है हमारे पास बेसिस जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि डीएनए के बेसिस हैं। सबसे पहले इनमें क्या होता है, सेपरेशन होता है। सेपरेशन कैसे होगा कि ये ATGC ये अलग हो गए, ये TACG ये अलग हो गए। इनके नेम क्या है, एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। ये एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। ठीक है, ये नेम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब सबसे पहले जो होता है इनमें वो सेपरेशन होता है। सेपरेशन होने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं विद फ्री न्यूक्लियोटाइड। यानी इनमें पहले सेपरेशन होगा, फिर सेपरेशन के बाद में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे किसके साथ में, फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ में। अब देखिए ऐसे समझाती हूँ मैं आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं ताकि देखिए पहले जैसे हमारे पास ये है ATTAGC, एंड CG, ये है हमारे पास बेसिस ऑफ डीएनए। सबसे पहले इनमें क्या होता है भाई, सेपरेशन होगा। सबसे पहले ये सेपरेट होंगे। इनमें क्या होगा, सबसे पहला काम जो होता है इनका वो सेपरेशन का होता है। कैसे, ये अलग सेपरेट हो जाएंगे, ATGC ये अलग सेपरेट हो गए, और ये जो है वो अलग सेपरेट हो जाएंगे, TACG दोनों सेपरेट हो गए। इसके बाद इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ में करेंगे, विद फ्री न्यूक्लियोटाइड, विद फ्री न्यूक्लियोटाइड। जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होता है उसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। जब ये फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रही है ना, ये सेम इसके साथ में बॉन्डिंग करेंगे। यानी ये जो है, ये वाला जो है वो इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा, और ये वाला जो है वो इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा। तो ये फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो ये क्या देंगे हमें, जैसे यहाँ पे ये है A, तो ये बॉन्डिंग करेगा थायमिन के साथ में, और ये जो T है यहीं से देख लीजिए, सिंपलिटी के साथ में कौन है, A, G के साथ में C। ये देखिए ATGC, पहले तो आप ऐसे लिख लें ATGC, ये लिख लिया मैंने। फिर इसके बाद ये जो है ये वाले पूरा लिख दें, यहाँ पे हो गया G, इसने बॉन्डिंग कर ली। अब ये वाला जो पार्ट था ये वाला था, तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो ये क्या यहाँ पे शो करेगा, TA, पहले हम इसको लिख लेंगे TACG, उसके बाद ये जो बॉन्डिंग शो करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्या आएगा यहाँ पे AT, और ये वाला G, एंड यहाँ पे C। इस तरीके से वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ये फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ में कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, इसमें फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। यानी जब इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कर ली, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद इनमें फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है, जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके बीच में एंजाइम कैटलिस्ट के थ्रू। तो जब इनमें, ये मैंने यहाँ पे यही लिखा है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड बाय एंजाइम कैटलिस्ट, और यही चीज़ सेम यहाँ पे आपको लिखनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमें सेपरेट एक एक डीएनए यहाँ पे मिल जाता है। यानी ये हो गई यहाँ पे डीएनए की कॉपीज़। तो इस तरीके से जो कॉपीज़ होती हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डेलब्रक, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन 3 वेज।
यानी जो डेलब्रक एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 3 वेज में अकर करता है। पहला सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा कंजर्वेटिव और तीसरा डिस्पर्सिव। सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है और कंजर्वेटिव क्या होता है, डिस्पर्सिव क्या होता है, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए का, वो सबसे पहले सेपरेट होता है, देन अटैच होता है फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ में बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसमें क्या होता है, एक डीएनए अपनी 2 कॉपी बनाता है। ठीक है, सिंपली क्या याद रखना है कि इसमें एक डीएनए अपनी 2 कॉपी बनाता है। अगर मैं बात करूँ कंजर्वेटिव की, तो इसमें जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो सेपरेट नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला, देखिए सिंपली ऐसे समझिए, देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए कि सेमी कंजर्वेटिव की जब हम बात कर रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव की, तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि जैसे एक डीएनए है ये, तो ये अपनी 2 कॉपी बनाएगा, क्योंकि ये सेपरेट हो जाएगा। पहले ये क्या करेगा, पहला काम है इसका सेपरेट होने का। सेपरेट होने के बाद में ये फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, देन ये हमें 2 यहाँ पे कॉपी देगा अपनी। तो इस तरीके के जो क्या बोलते हैं इसको, यानी कि इस तरीके का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव में आता है। लेकिन अगर हम बात करें कंजर्वेटिव की, अगर हम बात करें कंजर्वेटिव की, तो कंजर्वेटिव की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो जब वो सेपरेट नहीं होंगे, तो जो कॉपी मिलती है डीएनए की, वो सिर्फ एक कॉपी होती है, यानी बट अ कॉपी ऑफ डीएनए विल फॉर्म बाय अ ओल्ड वन। तो यहाँ पे क्या है कि एक डीएनए सिर्फ एक कॉपी बना रहा है, यानी क्योंकि वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ एक कॉपी यहाँ पे बन रही है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे समझा रखा है। बात करें डिस्पर्सिव की, तो ये बहुत रेयरली टेक प्लेस करता है, यानी बहुत रेयरली होता है डिस्पर्सिव वाला जो केस है। इसमें क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है नंबर ऑफ पीसेस में, यानी बहुत सारे पीसेस में डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, एंड 2 न्यू मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें वहाँ पे डीएनए के, जो कि नए बनेंगे। तो ये जो सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो कि न्यू रेडी हुए हैं, ये जो होंगे वो पेरेंट डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पेरेंट डीएनए जो हैं उनसे डिफरेंट होंगे। समझ में आ रहा है। डिस्पर्सिव बहुत रेयरली होता है। क्यों होता है ये रेयरली, क्योंकि इसमें जो हमें न्यू डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो पेरेंट मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये बहुत रेयरली मिलता है। इसमें डीएनए मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पीसेस में ब्रोकन होता है, एंड जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं वो पेरेंट जो डीएनए होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई दिस इज अ रेयरली टेक प्लेस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व, प्रोटीन सिंथेसिस में पहले ये लिख लीजिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व द कॉपिंग of genetic information into a complementary of RNA called mRNA। यानी जो ट्रांसक्रिप्शन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कॉपी होती है उसमें कौन इन्वॉल्व रहता है, mRNA, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ आरएनए है वो क्या है, mRNA है, ट्रांसक्रिप्शन के केस में है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन के केस, और यहाँ पर देखिए ट्रांसक्रिप्शन के केस में mRNA होगा, इसके अलावा जो बेसिस वहाँ पर लिए गए हैं वो क्या होंगे, सेम बेस होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो एक बेस है एडेनिन और वो पेयर हो गया यूरेसिल के साथ में, तो इन आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में एमआरएनए डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीआरएनए और आरआरएनए। यानी सिंपली इतना समझ लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन के केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ आरएनए यूज होगा वो जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है वो होगा एमआरएनए, और ट्रांसलेशन के केस में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी, यानी ट्रांसलेशन इन्वॉल्व द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ आरएनए, तो उसमें कौन सा यूज होगा, टीआरएनए और आरआरएनए। यानी ट्रांसक्रिप्शन के केस में एमआरएनए होगा, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसलेशन के केस में ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए यूज होगा।
और ये यूज़ किस लिए हो रहे हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर रहे हैं, उसी के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन दोनों के केस में अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। और इसके केस में ट्रांसक्रिप्शन के केस में जब mRNA यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे बेसिस क्या है, सेम है। जबकि जो हमारा ट्रांसलेशन है जिसमें tRNA एंड rRNA यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे बेसिस सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमारे होते हैं ख़त्म। मैं ऑलरेडी सारे टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ एंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।